हेलो एंड वेलकम यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली वेल। गाइज, आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज SN1 SN2 रिएक्शन के कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है AIPMT नीट या एम्स में अभी तक जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं SN1 SN2 रिएक्शंस पे, आज उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड। गाइज चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। फाइन, चलिए पढ़िए। गाइज हम लोग पुराने वीडियो में आप SN1 SN2 एंड SN1 वर्सेस SN2 के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। उन्हीं तीनों वीडियो के बाद आज हम लोग ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को एक तरीके से हम एक साथ सबको डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। गाइज सबसे पहले आपको जैसे स्लाइड पे आपके सामने क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए। ओके गाइज, क्यों? क्योंकि फाइनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना होता है, पढ़ना आप ही को है, करना आप ही को है। चलिए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया? बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। एक एक वर्ड पे गाइस फोकस करना है। बोला है लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे गाइस ये नहीं बोला है कि SN1 के अगेंस्ट या SN2 के अगेंस्ट, बस जनरल बात बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। चलिए चेक करते हैं। अगर आप इसे देखें तो ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है भैया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। SN1 के अगेंस्ट तो मोर रिएक्टिव होता है। इसे अगर देखें भैया तो ये इस स्पेशल कंपाउंड को जानते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? विनाइल क्लोराइड। दिमाग की घंटी बज गई होगी, दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि भैया यही लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो ये विनाइल क्लोराइड होता है, ये विनाइल क्लोराइड में पार्शियली सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे SN1 हो चाहे SN2, नहीं देता है। इस केस में नो रिएक्शन। फाइन, मैंने 2 केस बताया था भैया वहां पे। एक क्या बताया था? एक मैंने बताया था विनाइल हैलाइड, जहां पे हमने यहाँ पे विनाइल क्लोराइड ले लिया है, और दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था एरिल हैलाइड। फिलहाल यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि हम लोगों ने एरिल हैलाइड के बारे में भी डिस्कस किया है कि ये भी कोई भी जनरल न्यूक्लियोफाइल के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ये क्या है? इथाइल क्लोराइड, ये भी दे देगा। ये क्या है? एलाइल क्लोराइड, ये भी दे देगा। तो गाइज मेक श्योर कि आपको आंसर मिल गया होगा, इसका सही जवाब मिल गया होगा। ड्यू टू कार्बन क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके गाइज, ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2004 में आया था। फाइन, तो ये भी आप मेंशन करते रहेंगे साथ साथ, प्लीज इसे नोट कीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया अगला क्वेश्चन पढ़ना है आपको, अगला क्वेश्चन पढ़ना है, तुरंत पढ़िए और तुरंत इसके सही आंसर तक पहुंचिए। क्या बोला गया है? ओके चलिए पढ़ते हैं। बोला गया है, इस बार जनरलाइज कर दिया गया है, इन ए SN2 रिएक्शन। फाइन, इन ए SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ए टाइप, एक रिएक्शन दे दिया है कि इस टाइप का कोई SN2 रिएक्शन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट। भैया बोल रहा है कि इस एल्किल ब्रोमाइड के लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल है जिसका रिलेटिव रेट हाईएस्ट हो। तो आपको एक बात पता है क्या? कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये रिलेशन पता है? सबसे लेस हिंडर्ड कौन है, जरा बताइए भैया। ये भी देखें तो ये भी ब्रांच है, इसमें भी दे हाईली ब्रांचेज है, ये दोनों लेस हिंडर्ड है। अच्छा, इन दोनों में कंपेयर करें भैया, इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के प्रोपिल में ज्यादा हिंडर्ड होगा 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा।
तो बिना किसी हेजिटेशन से आप डायरेक्टली छोटे से रिलेशन की बेसिस पे रेट ऑफ SN2 जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक इंडेक्स होता है। आसानी से क्वेश्चन आपका हो गया। ये आपका AIPMT प्रीलिम्स में आया था 2008 में। फाइन, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। फाइन, आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कीजिए। ओके गाइस, ट्राई सम मोर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कौन एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप इसे देखते ही हो गया होगा। आखिरी ऑप्शन अगर आप देखिए तो एल्किल हैलाइड है, KOH है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है हाइड्रोजन को। तो बिना किसी डाउट के आपको एल्किल हैलाइड में आखिरी वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हुआ है। फाइन, और ये सारी ऊपर की रिएक्शन भी आप लोग पहले से अवेयर होंगे। अगर आपको ये तो वुड्स रिएक्शन हुआ, कपलिंग रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजनेशन हुआ है, एल्किल हैलाइड का एल्केन प्रिपेयर हुआ है, Mg के साथ ये ग्रिग्नार्ड रिएजन फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग इंसर्शन रिएक्शन। तो डी ऑप्शन इज द परफेक्टली ऑल राइट फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्लीज नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन के बारे में याद करते हैं गाइज, जरा पढ़िए क्या बोल रहा है। बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स, किसके बारे में बोला गया? SN1 रिएक्शन के बारे में बोला गया। बस आपको फोकस होना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहा है, SN1 या तो SN2। और SN1 के बारे में बोल रहा है गाइस, तो हम लोग बहुत ही स्पष्ट जानते हैं SN1 की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यानी हमारे पास रिलेशन क्या है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा SN1 के अगेंस्ट रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। अच्छा, आप अगर एक एक करके समझिए तो अगर आप ये देखेंगे इस पे क्या है, फेनिल है, कार्बन पे फिर फेनिल है और क्या है, H है और ब्रोमीन। अच्छा, इसका अगर कार्बोकैटायन हम लोग बनाए तो जरा देखिए, Br हटा के देख लीजिए। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन पे आऊं, सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं हम लोग, तो पहले वाले ऑप्शन में जरा देखिए, थोड़ा सा आराम से बनाइए। C6H5 ये है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन, इसके साथ क्या है H, इसके साथ फिर क्या लगा हुआ, C6H5 और Br को हटा के हमें कार्बोकैटायन बनाना होगा। तो पहले के थ्रू कार्बोकैटायन ये बनेगा, बी वाले ऑप्शन में कार्बोकैटायन क्या बनेगा, C6H5 CH CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। भाई जिस पे हाइड्रोजन लगा हुआ उसे हटा के हम पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं। सी ऑप्शन में देखिए, C6H5 CH3 C6H5 और ये पॉजिटिव, ये इसमें बना ना। एक कार्बन पे दो फेनिल लगे हुए हैं, एक मेथिल लगा हुआ है, उसी Br लगा हुआ। और लास्ट वाले ऑप्शन में जरा देखिए, C6H5 CH2 प्लस, ये बन गया। तो आपके पास चारों ऑप्शन में कार्बोकैटायन बन गया। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। जरा देखिए, पहले वाले में देखेंगे तो दो बेंजीन का रेजोनेंस हो रहा है, दो बेंजीन का रेजोनेंस हो रहा है। इसमें देखेंगे एक बेंजीन का रेजोनेंस हो रहा है और 3 हाइपर कंजुगेशन है। इसमें अगर गाइस देखें तो दो बेंजीन का C6H5 फेनिल बेंजीन है, दोनों बेंजीन का रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन। और अगर आप देखें तो इस स्टेज पे थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसीलिए भैया इस केस में ये मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। अच्छा, कोई दूसरे सेंस से देखे तो वो भी देख के बता देगा कि ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है, और ये भैया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और वैसे भी एथेनॉल के अगेंस्ट हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ चुके हैं, क्या, 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, देन लास्ट में 1 डिग्री एंड लास्ट में फिर क्या होता है, मिथाइल हैलाइड। ये SN1 के अगेंस्ट रिएक्टिविटी पढ़ चुके हैं। तो लेकिन मैंने कभी ऑर्डर के हिसाब से सोचना सिखाया ही नहीं। हमने आपको क्या बताया, भैया स्टेबिलिटी निकाल लो कार्बोकैटायन की। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। फाइन, तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया होगा। ये AIPMT प्री में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज नोट करें। फिर कुछ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके गाइस,
अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज इसे आप रीड कीजिए, उसके बाद जज कीजिए दोनों रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। मैं पढ़ के बताता हूं क्या बोला गया। कंसीडर द रिएक्शन, दो रिएक्शन इन्होंने दे दिया है, ये नहीं बताया कि कौन से रिएक्शन कौन से पाथ के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, बस दो रिएक्शन उन्होंने लिख दिया है। बोल रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 1 एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये पहली वाली रिएक्शन जो कंप्लीट हुई है वो किस मैकेनिज्म से हुई है ये आप बताइए, दूसरी रिएक्शन किस मैकेनिज्म से कंप्लीट हुई ये बताइए। ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से SN1 एंड SN2, SN1 एंड SN1, SN2 एंड SN2, SN2 एंड SN1। तो जरा ऑब्जर्व कीजिए दोनों रिएक्शंस जो यहाँ पे लिखे गए हैं, क्या इसमें चेंज आ रहा। अगर आप इसको आराम से ऑब्जर्व करें तो कुछ बात आप पाएंगे कि भैया दोनों के केस में जो प्रोडक्ट है वो सेम है, दोनों केस में प्रोडक्ट सेम है। दोनों के केस में अगर आप देखें तो रिएक्टेंट भी सेम है, दोनों के केस में जो ये रिएक्टेंट है एल्किल ब्रोमाइड ये भी सेम है, दोनों के केस में सेम है। बदल क्या रहा है इन दोनों में अगर आप देखें तो बदल रहा है भैया नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल बदल रहा है। मैंने आपको सिखाया था जब एल्किल हैलाइड अलग अलग हो तो या तो लिविंग एबिलिटी के बेसिस पे हम लोग जज करेंगे SN1 या SN2 या फिर न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे एल्किल ग्रुप भी सेम है, लिविंग ग्रुप भी सेम है। इस केस में गाइस हमें जाना पड़ेगा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। हमने आपको सिखाया था, हमने आपको लिखाया है हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1। अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब लो कंसंट्रेशन, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, जबकि ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब भैया ये SN2 फेवर करेगा और ये SN1 फेवर करेगा, यानी SN1 एंड SN2 इस तरह से ऑर्डर में लिखा गया। हम लोगों ने थ्योरी में मेंशन किया भैया कि लो कंसंट्रेशन फेवर SN1 मैकेनिज्म बट हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 मैकेनिज्म। बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, AIPMT मेंस में आया था 2011 में। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चन आप आते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से कि आपके मेडिकल में किस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन गाइस ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एम्स में खासकर पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आई थिंक 15 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन के मिलते हैं एट द एंड। अगर आप देखें इसमें तो असर्शन रीजन में क्या होता है, सबसे पहले पढ़िए असर्शन और रीजन, मतलब पहले पढ़ के समझते हैं फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं क्या बोल रहा है। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मेथेनॉल is higher in DMF than water। रीजन बोल रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या ये बातें सही है? असर्शन रीजन का मतलब ये है कि जो असर्शन है और रीजन है ये दोनों आपस में अलग अलग रिलेशन में होता है। क्या ये बात सही है? पहले ये बात तो ये नोटिस करना, क्या ये बात सही है ये भी नोटिस करना। अगर ये दोनों सही है तो फिर भी ये भी यहीं पे खत्म नहीं होती बात, ये आपको बताना होता कि ये जो दूसरा वाला रीजन है इस असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो जरा समझिए क्या बोल रहा है। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मेथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड का जो रेट बोल रहा है कि अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, हाइड्रोलिसिस मतलब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन किया जाए, इसका हाइड्रोलिसिस का सेंस ये है, तो ये सब्स्टिट्यूशन देके मेथेनॉल बना देगा। कह रहा है कि ये रिएक्शन जो फास्ट होता है वो यहाँ पे अगर DMF ले लें तो ज्यादा फास्ट होता है। DMF का मतलब समझते होंगे आप, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। मैंने भैया बताया था ये कि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है, लीस्ट हिंडर्ड है, तो ये SN2 रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? SN2 रिएक्शन हो रहा है। और SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। और जो इसका पावर होता है वही इसका ऑर्डर होता है। तो इस केस में जो इसका ऑर्डर होता है
वो 2 होता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसमें नो डाउट। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो आंसर ए पार्ट आएगा। ए पार्ट क्या होता है? ए पार्ट आंसर ये बोलता है कि assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं और ये जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ओके गाइज, प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा केयरफुली और खुद ही आंसर करने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, फिर से किस पे? The correct increasing order of the reactivity of halides for SN1। फिर से किसके बारे में बोला गया? SN1 रिएक्शन के बारे में फिर से बोला गया। जब जब आपके से SN1 के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में सोचना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में सोचना है। तो अगर आप देखें सबको, तो सबसे अगर पहले वाले में देखें तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये एलाइल है, ये बेंजाइलिक है। तो भैया ये बात तो समझ में आता है कि ये सबसे आखिरी में यही रहेगा, सबसे आखिरी में यही रहेगा। तो अरे पहला ही आंसर आपका आ गया भैया, इस केस में बिल्कुल पहला ही आंसर आ गया। कैसे? जरा देखिए, इथाइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा आइसोप्रोपाइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री है। अच्छा, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा ये कौन सा? एलाइल। ये क्या है? ये एलाइल हैलाइड है भैया, एलाइल हैलाइड। मैंने आपको बताया था एलाइल हैलाइड जो होता है वो कार्बोकैटायन जो स्टेबल देता है, और एलाइल से ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा? ये क्या है? बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड है। ठीक है, तो पहला ये ऑप्शन बहुत ही अप्रोप्रिएट है। बेंजाइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा ड्यू टू मोस्ट स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, तो देख लीजिए ये एम्स में 2006 में आपके एग्जाम में पूछा गया। देखें तो आप ऑप्शन से ये 2 ऑप्शन तो आसानी से हटा ही सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन? ये और ये सारे ऑप्शन हटा सकते हो, और एकदम बकवास से ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप देखोगे तो क्या कभी ये वाला रिलेशन पॉसिबल है भैया? SN1 के लिए कभी ये रिलेशन पॉसिबल है कि ये 2 डिग्री स्लो हो जाए 1 डिग्री से? तो इस वजह से इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया। अच्छा ये देखिए, बताइए, अरे यार ये कभी यही बकवास सी बात है यहाँ पे भी लिखी गई है, क्या ये कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर इस तरह से फिर से वही ऑर्डर यहाँ पे भी दिया गया, क्या ये कभी पॉसिबल है? तो कभी कभी ऑप्शन इतना गंदा लिख दिया जाता है एग्जाम में कि अगर आप थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको उस रिएक्शन के उसके मैकेनिज्म में थोड़ी सी भी जानकारी है तो एलिमिनेट करके ऑप्शन सही वाला आंसर सीधे कर देंगे। तो बाकी ऑप्शन इतने गंदे लिखे थे कि हमें पहला वाला या करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करने में जरा सी भी देरी नहीं लगी गाइस। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन आपके पास एलिमिनेशन भी पावर अच्छी होनी चाहिए कि 2-3 ऑप्शन ऐसे हटा दे कि इसलिए ये नहीं होगा। फाइन, ज्यादा समय नहीं होता एग्जाम में कि हम सारे रिलेशन को स्टेब्लिश करें, एक एक करके चेक करें। ओके गाइज, प्लीज रीड एंड नोट केयरफुली, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जरा पढ़िए क्या बोल रहा है। बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन वाटर इट प्रोड्यूस बेंजाइल अल्कोहल। पहला असर्शन इनका ये बोला गया, रीजन क्या है? द रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। जरा जो बोल रहा है इसको आप लिखें, अगर आप इसको लिख लें तो थोड़ी सी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। यानी सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं ये क्या है? बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या है? बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब बोला गया कि सोल्यूशन में रखा गया है कि हो सकता है वाटर सोल्यूशन हो, लेकिन एसीटोन में से रखा गया। और एसीटोन को आपको समझ में आता कि ये क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जब भी कोई भी रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, वो कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2। आसानी से दे भी देगा, क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है, और हमने बोला था भैया कि जो विनाइल की जगह ना एलाइल होता है, एलाइल और बेंजाइल ये दोनों सेम रेट से रिएक्शन देते हैं SN2 रिएक्शन में, क्योंकि दोनों के पास जो है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और इस केस में यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, Br को हटा के OH लगा देगा, और आपको यहाँ से आसानी से क्या मिल जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो आपको ये चीजें बहुत ही आसान लग रही होंगी,
जो आपने प्रीवियस वीडियो जो SN2 के रिलेशन में आपने देखा होगा, क्योंकि ऐसी बातें हम लोग वहां पे कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। ए पार्ट का मतलब बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। और ए ऑप्शन आपका कैसा होता है भैया, assertion रीजन के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। वो चारों ऑप्शन आराम से आप देखिए, इसमें पहला सा ऑप्शन क्या होता है, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। ठीक है, प्लीज इसे नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखिए कि ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन आता है, और मैंने देखा है इस तरह के क्वेश्चन में सब कुछ पता होते हुए भी स्टूडेंट से गलतियां हो जाती हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इसे बहुत ही आराम से पढ़ें और इसका सही आंसर अपने आप करें। उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर अपना आंसर मैच कराइए कि कितने लोगों का सही होता और कितने लोगों का गलत। जैसा कि मैंने शुरू में बोल दिया कि ऐसे क्वेश्चंस में मैंने लोगों को गलती करते हुए देखा है, तो प्लीज केयरफुल इसे ट्राई करेंगे। आई होप ट्राई कर लिया होगा। देखते क्या बोला गया है। यहां पे एक सबस्ट्रेट दे दिया गया है। सबस्ट्रेट में इस बार NaOH से रिएक्शन कराया, और सबसे बड़ी बात इन्होंने बता दिया कि हम भैया SN2 रिएक्शन करा रहे हैं। फाइन, इस सबस्ट्रेट के साथ SN2 रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या होगा ये बता दीजिए। और मजे की बात देखिए, हर जगह पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, लेकिन हर जगह पे ये जो बेस का अरेंजमेंट है, अभी ये बेस जो डैश पे जो अरेंजमेंट है वो हर किसी में बदला हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करें, तो अब मैं अगर कंसेप्ट को रिकॉल कराऊं तो आपको मैंने सिखाया था क्या, हमने आपको सिखाया था कि इन SN2 रिएक्शन, क्या बोला था भैया, इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। ये बात हमने बताई थी आपको, ये बात आप जानते हैं। इट मींस अगर कोई स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड R से शुरू हो रहा है और किसी वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है SN2 के थ्रू, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा, यानी S हो जाएगा। इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे, इन्वर्जन बोलते थे। क्या बोलते थे, इन्वर्जन बोलते थे। यानी यहां पे अब आपको थोड़ी सी R और S कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जरा इस पर्टिकुलर कायरल सेंटर के अबाउट अरेंजमेंट बताइए RS का। मैं आपको तेजी से बता रहा हूं क्योंकि ये आइसोमर का पार्ट है, आइसोमर में पढ़ा होगा आपने। सबसे पहले इन चारों बैलेंसी में जो ग्रुप या आइटम लगे हुए उसे प्रायोरिटी देते हैं एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, 1 इसे 2 3 4, और मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट क्लॉकवाइज आया, और क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। और इस केस में अगर डैश बेस पे लोएस्ट प्रायोरिटी आइटम है तभी ये R रहेगा, अदरवाइज हम स्विचिंग यूज करते हैं, जो कि मैं आइसोमर में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब क्या है, प्रोडक्ट मस्ट बी S कॉन्फ़िगरेशन। बस हमें ऑप्शन में S कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है। चलिए इसे देखें, इसमें अगर नंबरिंग करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या है, ये क्या है, R है। तो हमें भैया ये नहीं चाहिए क्योंकि R का इन्वर्जन प्रोडक्ट S चाहिए है। जरा इसको देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, एंटी क्लॉकवाइज के लिए S। भैया कमाल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास सिंगल चॉइस का एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, तो बाकी चेक नहीं करेंगे, लेकिन तसल्ली के लिए आप चाहे चेक कर लीजिए। इसके लिए क्या, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर से क्या आया, R, फिर से क्या आया, R। इसको देख लीजिए, ये 1, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, कहीं C6H5 मिसिंग है, यहाँ पे C6H5 यहाँ पे, प्लीज इसे सुधार लीजिएगा, थोड़ी सी गलती यहाँ पे है, C6H5 होगा, 1 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, फिर से रोटेशन क्लॉकवाइज, यानी फिर से क्या हो गया, R। ठीक है, अब देखिए हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट चाहिए होता है, यानी R था, हमें S चाहिए, एक ही ऑप्शन में। ये भैया आप ही के एग्जाम में एम्स 2018 में आया था, 26 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है,
नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके पास और कोई तरीका नहीं है गाइस। इस तरह के क्वेश्चन में आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन ही बताएगा सही आंसर। फाइन, प्लीज नोट डाउन। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या बोला गया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1। फिर से वही बात, SN1 के अगेंस्ट हमें रिएक्टिविटी बताना है, और SN1 के अगेंस्ट हमारे रिएक्टिविटी में एक ही फैक्टर होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जरा देखिए, ये क्या है, डिग्री है, देख लेते हैं। ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। किसी को ये 3 डिग्री तो नहीं लग रहा है भैया? डिग्री ऑफ कार्बन पहचानना इस स्टेज पे बहुत मतलब शर्म की बात होगी। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। ये ऑक्सीजन है भैया, कार्बन नहीं है कि ये 3 डिग्री है। तो ये भी 2 डिग्री है, तो ये तीनों 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। यानी अगर हम ऑप्शन में सोचे तो जो 4th वाला है इट मस्ट बी लास्ट। तो ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि 4 यहां पे भी लास्ट में है, यहां पे भी लास्ट में है, यहां पे भी लास्ट में। अब हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे सोचना है, कहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज देखें तो 3 2 5 हाइपर कंजुगेशन से, यहां पॉजिटिव चार्ज देखें 3 2 5 हाइपर कंजुगेशन से, यहां पॉजिटिव चार्ज देखें 3 3 6 हाइपर कंजुगेशन विथ बैक बॉन्डिंग। भैया ये लोन पेयर जो है अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो इस केस में यहां पे पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये बैक बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में सुना होगा। कंप्लीट ऑर्बिटल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया एम्प्टी पी ऑर्बिटल को, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। यानी थर्ड सबसे आगे होगा, थर्ड सबसे आगे। एक ही ऑप्शन है भैया, थर्ड सबसे आगे। फाइन, थर्ड सबसे आगे। तो इस तरीके से हमें आंसर करना होता। फाइन, तो ये एम्स 2018 में आया था 26 मई को इवनिंग शिफ्ट में। फाइन, तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहां पे हर ऑप्शन में हर कंपाउंड के साथ आप लड़ नहीं सकते, हर कंपाउंड के साथ सोच नहीं सकते। क्यों? समय नहीं है हमारे पास, समय की ही पाबंदी है। अदरवाइज हम हर कोई एग्जाम में अच्छा कर लेता, हर कोई अच्छा कर लेता। बस वो जो लिमिटेड समय में अपना हमें 100% देना होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज, उसे ट्राई कीजिए क्या बोला गया है। फाइनली आपको पहले वीडियो को पॉज करना होता, मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्राई करना होता, तभी आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कितना सीखा, मुझे कितना आया। फाइन, तो चलिए आपको फिर से 4 डिफरेंट हैलाइड्स दिए गए हैं, एल्किल क्लोराइड दिए गए हैं। ठीक है, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर किसके अगेंस्ट? SN2 के लिए इसका ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग। और SN2 के लिए हमें क्या जानते हैं भैया? क्राउडिंग जानते हैं। SN2 के लिए हम क्या जानते हैं? रेट ऑफ रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेरिक क्राउड, स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस, जो भी आप बोले। तो फिर से आपके पास चॉइस है, या तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ढंग से अरेंज कीजिए, या फिर ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। मेरे से कोई पूछता है तो मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत मजा आता है। तो सबसे ज्यादा हिंडर्ड अगर देखें तो यहाँ पे है, क्योंकि ये मिथाइल के जस्ट बगल वाले कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये सबसे हिंडर्ड है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा SN2 के अगेंस्ट 4th वाला। तो लीस्ट रिएक्टिव 4th वाला कहाँ पे है? यहाँ पे है 4th वाला। और कहाँ पे है? यहाँ पे है 4th वाला। तो भैया ये लीस्ट रिएक्टिव यहीं पे है। तो ये बात हमें समझ में आया कि हमें C और D ऑप्शन नहीं चाहिए। इतनी बात समझ में आती है, C और D ऑप्शन नहीं चाहिए। अब बचे हुए पार्ट में सोचते हैं, बचे हुए पार्ट में सोचते हैं। अच्छा, थर्ड जरा देखिए, इसके पास देखें तो इसके पास भी क्राउडिंग है। ठीक है, और क्या? फर्स्ट और सेकंड में क्राउडिंग नहीं है। तो एक बात हमें पता और चल गया कि 4th के बाद 3rd आना चाहिए। भैया 4th के बाद 3rd यहाँ पे भी है, 4th 3rd, और 4th 3rd यहाँ पे भी है। मतलब अब एलिमिनेशन नहीं चलेगा। अगर आप देखें तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसके पास अगर आप देखेंगे तो प्रोपिल ग्रुप है, और प्रोपिल ग्रुप या एथिल ग्रुप का क्राउडिंग ज्यादा होता है, जबकि बेंजीन रिंग प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में हो गए इसके सारे के सारे एटम, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा।
अच्छा ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस केस में सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जरा देखिए एम्स 2018 में 27 मई को ये क्वेश्चन आया था। तो जो आपने आसानी से हिट एंड ट्रायल से 2 ऑप्शन हटा दिया और थोड़ा सा लॉजिकली सोचा तो इस तरह से हो गया। फाइन, तो प्लीज इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ओके गाइस, फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इसे ट्राई कीजिए। इस बार इसमें रिएक्शन में पूछा नहीं गया है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, नहीं बताया है कौन सी रिएक्शन हो रही है। एक रिएक्शन लिख दिया गया, फाइनली आपको प्रोडक्ट बताना है। आप जब कीजिए इसमें किस तरह की रिएक्शन हो रही है। अगर आप देखें तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक दिया गया है, मतलब इसमें वेज और डैश बताया गया है। और ये थॉक्साइड आयन, इस थॉक्साइड आयन का मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का क्या मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन में? एग्जैक्टली दिमाग में पहुंच रहा होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 देता है। अच्छा SN2 देता है, तो ये 2 ऑप्शन हमें खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो भैया एलिमिनेशन प्रोडक्ट है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया गया है। अच्छा यहीं पे एथॉक्साइड आयन विथ एथेनॉल दिया होता तब ये बेस हो जाता, फिर ये बल्कि बेस हो जाता, फिर E2 एलिमिनेशन देता, E2 एलिमिनेशन देगा। इसके बारे में फिर हम लोग आगे बात करते, लेकिन यहाँ पे केवल क्या दिया है? एथॉक्साइड आयन, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 देगा। और SN2 में हम जानते हैं, SN2 में क्या बात जानते हैं? SN2 में इन SN2 रिएक्शन, बार बार ये बातें हो चुकी भैया। इन SN2 रिएक्शन व्हाट? इन्वर्जन या रिटेंशन? इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। फिर से आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई स्टीरियो स्पेसिफिक R से शुरू हो रहा है, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहा है, SN2 रिएक्शन जब आपको पता हो तो वो R से किस में पहुंचेगा? S में पहुंचेगा। तो जरा इस कार्बन के अबाउट स्टीरियो स्पेसिफिक बताइए, R है या S? तो हायर एटॉमिक वेट 1, यहाँ पे 2, 3, 4, क्लॉकवाइज के लिए R, मतलब प्रोडक्ट मस्ट बी S। तो जरा यहाँ पे देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये भैया ये भी ये R है, तो ये नहीं होगा। 2 पहले एलिमिनेट हो चुके थे, तो फाइनली एक ही होने वाला है। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इस तरह से मूवमेंट ये S हो जाएगा। तो ये R है, तो उसका इन्वर्जन प्रोडक्ट S इसका करेक्ट आंसर होगा। एम्स 2018 में 17 मई को आया था इवनिंग शिफ्ट में। फाइन, प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर से इसे पढ़िए और अपने आप जज कीजिए कौन सी रिएक्शन इसमें हो रही है। तो अगर आप देखें तो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। यहाँ पर फिर से एथॉक्साइड आयन दे दिया गया है और फिर से एक सबस्ट्रेट दे दिया गया है। अब आपको जज करना है कि एथॉक्साइड आयन कौन सी रिएक्शन शो करेगा, SN1 या SN2। फाइन, तो अगर आप देखें तो ये क्या है? फिर से मैं बोलूंगा कि भैया ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सी मैकेनिज्म शो करता है? SN2। अच्छा SN2 में मैकेनिज्म शो करता है, तो कौन कौन से ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए? ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये दोनों बचे। भैया इसे भी मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये रीअरेंजमेंट हुआ है। कैसे पता रीअरेंजमेंट हुआ है? क्योंकि ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और उसी पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन ना होके मिथाइल शिफ्ट कराया है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है। तो इसीलिए ये रीअरेंजमेंट के थ्रू हुआ है और रीअरेंजमेंट केवल SN1 में पॉसिबल है, क्योंकि SN1 में ही कार्बोकैटायन बनता है। तो इसलिए ये भी खत्म। तो बाई ऑब्जर्वेशन भैया पहला ऑप्शन हमने बिना किसी मेहनत से पता कर लिया, लॉजिक से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एम्स 2018 में क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था। फाइन, नोट कीजिए इसे, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके गाइस, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, प्लीज इसे केयरफुली पढ़िए और ट्राई कीजिए, बिल्कुल जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। आई होप काफी लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा। क्या बोला गया? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हमें क्या पता होता भैया? क्राउडिंग कम होना चाहिए। तो जरा इसको देखिए,
ये क्या है, इसे भी देखेंगे तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो बाई ऑब्जर्वेशन हम क्या सोचेंगे, बाई ऑब्जर्वेशन ये सोचेंगे कि भैया 3 डिग्री सबसे स्लो रेट से देगा SN2, यानी थर्ड मस्ट बी एट द एंड। यहां पे थर्ड एंड में नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां भी थर्ड एंड में नहीं, ये भी नहीं होगा। अरे ये तो कमाल हो गया, बहुत ही जबरदस्त। एक ही ऑप्शन में थर्ड आखिरी में था भैया, ये एम्स 2019 में आया था 26 मई को। तो भैया मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि सब्जेक्टिव जानकारी आपके पास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि फाइनली आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे आप तैयार हो रहे हैं, एम्स और नीट जैसे एग्जाम के लिए, तो उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे उसे हैंडल करना है, बहुत अच्छे लॉजिक आपके पास होने चाहिए, क्योंकि फाइनली मिनिमम समय में, कम से कम समय में आंसर अप्रोच करना आपको आना चाहिए। फाइन, ओके गाइस, तो आज की सेशन में, आज की क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज SN1 SN2 के रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी तक जितने एग्जाम में आपके आए थे, जितना आसपास मुझे मिला, सारे हमने आपके सामने रखा, और आपको भी आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइज, तो अगली क्लास में मिलते हैं किसी अलग रिएक्शन के साथ, अलग मैकेनिज्म के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।